मैथमेटिक्स में आज हम लोगों को प्लेन स्टडी करना है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। त्रिविमीय ज्यामिति में अभी तक 11.2 एक्सरसाइज तक आप कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें लास्ट टाइम हमने लाइंस की इक्वेशन पढ़ी हुई थी, उनके वेक्टर फॉर्म भी पढ़े, उनके कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़े हुए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें है समतल के बारे में हमको स्टडी करना है, एक प्लेन के बारे में हमको स्टडी करना है, और उसमें से 1 बाई 1 हम उनमें जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ते जाएंगे। पहला हमारा जो आर्टिकल रहेगा वो है अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो भी आपको पॉइंट 1 पे मिलेगा, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। एक समतल की समीकरण हमको फाइंड आउट करनी है इन नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब रूप में। तो अभिलंब रूप में जब आप किसी समतल का समीकरण ज्ञात करने जाओगे तो आपको क्या चीजें दी गई होंगी उसके बारे में भी मैंने यहां लिखा हुआ है। आपको 2 बातें बताई जाएंगी, एक तो मूल बिंदु से समतल पर खींचे गए लंब का सदिश, ये आपको दिया जाएगा, तथा उसकी दूरी दी गई होगी कि वो जो लंब है वो कितना लंबाई का पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस उसकी क्या होगी। ये 2 बातें आपको दी जाएंगी, उस समय आप अभिलंब रूप में समतल का समीकरण ज्ञात करोगे। आप देखें, मैं फिगर बना के इसको बताता हूं। आप प्लेन को समझ रहे हैं, इसलिए आपको अपनी इमेजिनेशंस थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आप इमेजिन करोगे तो आप समझ पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगी फिर आपको। भाई ये मैंने एक त्रिविमीय ज्यामिति का ऐसा फिगर बना लिया, ये x इधर y और हमने इधर z बनाया। ये ओरिजिन पॉइंट है O, इस पर हमको एक प्लेन बनाना है, एक समतल बनाना है। प्लेन कैसा होता है? प्लेन तो ऐसा होता है, प्लेन बिल्कुल होगा वो। जरूरी नहीं कि वो चतुर्भुज के आकार का हो, आयत के आकार का हो, त्रिभुज के आकार का भी हो सकता है, बस प्लेन होना चाहिए उसको। हम इस पर एक प्लेन बना लेते हैं ऐसे। ऐसे हमने एक प्लेन यू बना लिया। आप इस प्लेन को इमेजिन करिए, ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस है, और यहां पर आके हमने एक ऐसा प्लेन रख दिया, तो ये पूरा समतल आपको दिखेगा। अच्छा, कौन कौन सी 2 चीजें आपको देखेंगी इस समतल पर? समतल पर कहीं पर मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया और मूल बिंदु से यहां पर हमने एक लंब डाल दिया। मूल बिंदु से इस समतल पर हमने क्या डाल दिया? लंब। कुछ आपको समझ आ रहा है? ये ऐसा प्लेन रखा और यहां पर कहीं मूल बिंदु है, तो इस मूल बिंदु से इस प्लेन पर ऐसा हमने एक लंब डाल दिया। यहां पर ये समतल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इसको आप कोई भी बिंदु मान लो, n मान लो, ठीक है। इसकी लंबाई हमने मान ली d है। O से n तक की टोटल लेंथ हमने d मान लिया। इसी समतल पर कहीं पर भी हम एक पॉइंट P मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z, और मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश आप हमेशा की तरह कितना मान लीजिए? वेक्टर r मान लीजिए। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, इसके बाद इससे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को ये मिला दिया ऐसे। ऐसा ही ये ON आप देख रहे हैं, इस दिशा में भी तो कोई सदिश होगा, उस सदिश को आप कुछ भी मान लें। थोड़ा सा पहले हम ये एजम्पशंस कर लेते हैं। माना मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी हमने कितनी मानी है? d। मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी हमने d के बराबर मानी है। माना वेक्टर ON इज इक्वल टू वेक्टर n। हमने ये ON वेक्टर को वेक्टर n मान लिया।
और एक चीज, माना वेक्टर ON की दिशा में इकाई सदिश वेक्टर ON की दिशा में इकाई सदिश n कैप मान लिया हमने। ठीक है, अच्छे से देख लो, आप इसके बाद उसको आप नोट कर सकते हैं। n कैप हमने इसको मान लिया। क्या माना n कैप? ON की दिशा में इकाई सदिश, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने n कैप मान लिया, और इस दिशा में फुल वेक्टर हमने कितना मान लिया? वेक्टर n मान लिया। समतल पर एक बिंदु हमने P माना, समतल पर एक बिंदु P x, y, z है, जहां OP इज इक्वल टू वेक्टर R इज इक्वल टू xi कैप प्लस yz कैप, yj कैप प्लस zk कैप। P हमने समतल पर मान लिया। ठीक है, अब इसमें से हमको इसकी इक्वेशन पता लगानी है। थोड़ा गौर से देखिए, अगर क्या ये चित्र आपको कुछ इमेजिन हो पा रहा है? कुछ दिमाग में आ रहा है? अगर दिमाग में आ रहा है तो बताएं। ये प्लेन हमने बनाया हुआ है ऐसा, इस प्लेन, ये मूल बिंदु है, ये जो ON हमने मिलाया है ये कहां पर है? क्या ये समतल में है? ऐसे समतल के लंबवत है। मूल बिंदु यहां पर है, ऐसा समतल के लंबवत है। OP कहां पर है? समतल में है या समतल में नहीं है? समतल में होना किसको बोलेंगे? अगर कोई लाइन ऐसे है, ऐसे 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 कोई भी है, तो इसको हम कहेंगे कि ये लाइन कहां पर है? ये लाइन समतल में है। तो बताएं OP समतल में है या समतल में नहीं है? समतल में नहीं है, बिल्कुल सही। ऐसे प्लेन बना हुआ है, ये मूल बिंदु है, ON ऐसे बना है तो OP ऐसे बना हुआ है, तो ये लाइन समतल में कहां है? PN के बारे में बताओ। बिंदु P कहां पर है? प्लेन में। बिंदु N भी कहां पर है? प्लेन में। अब बिंदु P भी प्लेन में है, बिंदु N भी प्लेन में है, दोनों को हमने मिलाया PN, तो ये कहां पर है? ये समतल में है। कुछ समझ में आई बात आपको? अच्छा, क्या आप मुझे ON की वैल्यू बता सकते हैं? वेक्टर ON इज इक्वल टू वेक्टर N इज इक्वल टू, वेक्टर ON की वैल्यू कितनी होगी? बताइए, सोचिए कि वेक्टर ON की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? क्या आपको याद है, कोई सा भी फुल वेक्टर अगर आपको चाहिए तो आप उसके परिमाण में उसी दिशा की इकाई सदिश से गुणा करवाते हैं। यूनिट वेक्टर का याद है आपको? A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A। तो वेक्टर A इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू A कैप। और ऐसा नहीं है, ये पहले भी कई बार आया है और हर बार मैंने आपको उतने ही कोशिश की है अच्छे तरीके से समझाने की, कि अगर किसी भी वेक्टर को फाइंड आउट करना है, किसी का भी फुल वेक्टर आपको चाहिए, तो उस फुल वेक्टर को पता लगाने के लिए उसके परिमाण में उसी दिशा की इकाई सदिश का गुणा करवा दो। जितना उसका परिमाण हो उसी दिशा के इकाई सदिश में उसके मल्टीप्लाई करवा दो, उसका फुल वेक्टर मिल जाएगा। अब आप मुझे बताएं, आज मुझे ON का फुल वेक्टर चाहिए। आप बताइए, अगर ON का फुल वेक्टर चाहिए कैसे निकाला जाए? आंसर है ON के परिमाण में उसी दिशा के इकाई सदिश का गुणा करवा दो। ON का परिमाण कितना है? D। ON का परिमाण कितना है? D। देखो ना, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी D बराबर ON का मैग्नीट्यूड है D, और ON की दिशा में इकाई सदिश कितना है? N कैप। तो बताइए वेक्टर ON की वैल्यू कैसे निकाली जाए? वेक्टर ON की वैल्यू निकाली जाए, ON का परिमाण लिया जाए। ON का परिमाण कितना है? D, और उसी दिशा की इकाई सदिश यानी कि N कैप से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? ON की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी।
अब और एक चीज बताएं, ये एक त्रिभुज टाइप का दिख रहा है आपको। अगर ये त्रिभुज दिख रहा है तो त्रिभुज OPN में, त्रिभुज OPN में त्रिभुज के सदिश नियम से, त्रिभुज OPN में सदिश नियम से त्रिभुजों के योग का सदिशों के योग का एक त्रिभुज नियम होता था ना, वो वाला लगाना चाहते हैं। बताएं क्या लगेगा यहां नियम। OP प्लस PN इज इक्वल टू ON। OP प्लस PN इज इक्वल टू ON। ठीक है, OP की वैल्यू कितनी है बता सकते हैं आप मुझे। OP को हमने R माना हुआ है, तो इसकी जगह पर मैं R लिख दूंगा। PN हमें नहीं मालूम है, तो हम वेक्टर PN लिख देंगे ON की जगह पर D इंटू एन कैप। यहां से PN निकाल लेंगे तो वेक्टर PN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D इंटू एन कैप माइनस वेक्टर R। ठीक है, ये समझ में कुछ आया आपको, नहीं समझ आया? अच्छा, तो ये PN की वैल्यू आ गई D इंटू एन कैप माइनस वेक्टर R। अब एक चीज मुझे बताएं, थोड़ा ध्यान से देखिए, PN कहां पर है, समतल में। ON कैसा है, समतल के लंबवत। PN है समतल में, ON समतल के लंबवत है। यानी कि ON और PN दोनों आपस में कैसे हैं, अगर ये दोनों लंबवत हैं तो इनका अदिश गुणनफल कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर। आपको याद है, द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। तो कौन कौन लंबवत है यहां पर बताएं, ON और PN, ये दोनों लंबवत हैं। तो ON और PN अगर दोनों लंबवत हैं, बिकॉज ON is perpendicular to vector PN, therefore आप कुछ भी कर लो, वेक्टर PN डॉट वेक्टर ON इज इक्वल टू 0। वेक्टर PN और वेक्टर ON का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों आपस में लंबवत हैं। वेक्टर PN की वैल्यू कितनी आई है, D इंटू एन कैप माइनस वेक्टर R डॉट ON की वैल्यू कितनी है, D इंटू एन कैप इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो यहां माइनस कॉमन कर सकते हो। आप एक काम हमेशा किया करना, R को पहले लिखा करना, ठीक है। इससे माइनस कॉमन कर लोगे तो R आगे आ जाएगा, ये माइनस के पीछे हो जाएगा, और वो माइनस निशान उधर भेज दोगे 0 के साथ। तो ये क्या मिलेगा आपको, वेक्टर R माइनस D इंटू एन कैप इंटू D इंटू एन कैप इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करवा दो आप इस पे। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा वेक्टर R डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना, ध्यान से देखो, डॉट किसके किसके बीच लगता है, वेक्टर्स के बीच। तो जब इसको और इसको गुणा करोगे तो इनमें वेक्टर कौन है, इसमें R है और इसमें एन कैप है। D तो अचर राशि है ना, तो आपको डॉट किसके किसके बीच लगेगा, वेक्टर R और एन कैप के बीच। जो D होगा वो तो कहीं भी लिख सकते हो आप, क्योंकि D तो एक कांस्टेंट नंबर होगा। नहीं समझ आया? अच्छा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बताइए, D को D से किया जाएगा, D स्क्वायर डॉट किसके किसके बीच लगेगा, एन कैप डॉट एन कैप, एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। आप एक काम करें, दोनों में, इसमें D है इसमें D स्क्वायर, दोनों में D से डिवाइड कर दो आप। यहां क्या रह जाएगा, वेक्टर R डॉट एन कैप माइनस D बचेगा, और एन कैप डॉट एन कैप की वैल्यू क्या होगी, ये है आंसर है मॉड्यूलस ऑफ एन कैप का होल स्क्वायर। याद आया, वेक्टर A डॉट वेक्टर A बराबर मॉड ऑफ वेक्टर A का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ एन कैप का होल स्क्वायर, एन कैप क्या चीज है, इकाई सदिश, इसका मापांक कितना होगा,
और एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही रहेगा। वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर r डॉट एन कैप माइनस डी इज इक्वल टू 0, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ये समतल का समीकरण निकल करके आ गया। आपको याद रखना है, सिंबल बहुत याद रखें आप। एन कैप क्या चीज है, ये अभिलंबवत सदिश है, या अभिलंबवत सदिश का इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर नहीं है। नॉर्मल वेक्टर तो पूरा ओएन है, ओएन, और उसको हमने क्या माना है, वेक्टर एन। ये है नॉर्मल वेक्टर। तो ये एन कैप क्या चीज है फिर, एन कैप है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। जो एन कैप आप देख रहे हैं ये क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, मतलब अभिलंबवत है, इकाई सदिश भी है। और एक चीज देखिए, यहां पर डी क्या चीज है बोलो, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी। तो हम इसको यहां पर हम लिख चुके हैं, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी। डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, ये नहीं याद रहेगा। अच्छा, इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये आप सब लोग जानते हो। ये समतल का कौन सा रूप है, तो आंसर है ये समतल का वेक्टर फॉर्म है। देख रहे हैं, ये समतल का वेक्टर फॉर्म है। समतल का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, इसका कार्तीय रूप क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा देखिए, इसी में आ जाइए, इसी में रख देते। वेक्टर आर की वैल्यू कितनी है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एन कैप लिखा हुआ है। एन कैप क्या है, मूल बिंदु से समतल पर जो लंब डाला गया उसकी दिशा में इकाई सदिश, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। अब ये मुझे बताएं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर की अगर मैं वैल्यू लिखूंगा, मैं दो तरह से नॉर्मल यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिख सकता हूं, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, जहां ए बी सी वेक्टर ओएन के दिक् अनुपात हैं। और मैं इस तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूं, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, जहां एल एम एन वेक्टर ओएन के दिक् को ज्याए हैं। अब आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताइए, इस एन कैप की जगह मैं इसको लिखूं या मैं इसको लिखूं, सोचिए और बताएं मुझे कि एन कैप की जगह मैं ऊपर वाला वेक्टर लिखूं या नीचे वाला वेक्टर लिखूं। सोचकर बताएं, जल्दी से बोलें। याद नहीं आया आपको, ध्यान करिए। ये कैसा सदिश है, और इकाई सदिश में दिक् अनुपात होते हैं कि दिक् को ज्याए होते हैं, दिक् को ज्याए। किसी का भी अगर आप फुल वेक्टर लिखते हो तो उसमें आई कैप जे कैप और के कैप के साथ कौन होते हैं, दिक् अनुपात। लेकिन अगर उसका इकाई सदिश बना देते हो तो उसमें आई कैप जे कैप और के कैप के साथ कौन होते हैं, दिक् को ज्याए होती हैं। ध्यान आया, तो दिक् को ज्याओं वाला लिखना चाहिए इसकी जगह वैल्यू, कि दिक् अनुपात वाली, दिक् को ज्या वाली। याद आया कि मैंने बोल दिया इसलिए आपने हाँ कर दिया। कोई फुल वेक्टर है, बताओ, अगर कोई फुल वेक्टर है तो उस वेक्टर में आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक होंगे वो क्या होंगे, दिक् अनुपात होंगे। और अगर इकाई सदिश है उसी का, और उसमें आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक क्या होंगे, दिक् को ज्याए होंगी। तो ये इकाई सदिश है कि फुल वेक्टर है, तो दिक् को ज्याओं वाला लिखें कि दिक् अनुपात वाला लिखें, दिक् को ज्याओं वाला लिखना चाहिए।
तो यहां मुझे लिखना चाहिए एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वल टू डी। डी क्या चीज है यहां पर? डी है मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी। अब डॉट प्रोडक्ट करना है इसका, आपको करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो क्या मिलेगा आपको? आई को आई से, जे को जे से, के को के से करिए। डॉट प्रोडक्ट मिलेगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। तो ये समतल का, इस समतल का जिसका स्पेसिफिकेशन ये है, उसका ये कार्तीय रूप है। और ये उसी समतल का कौन सा रूप है? सदिश रूप है, वेक्टर फॉर्म है। समझ आया आपको? नहीं समझ में आया? और ये समतल उसका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये पूरा हमने इसका फिगर बनाया और इस तरीके से आपने इसको देखा। देखिए, हम चाहें तो मुझे 10 मिनट लगेगा केवल, सारे फॉर्मूले मैं लिख दूंगा बोर्ड पे और आपसे कहूंगा कि आप भी नोट कर लो और घर से रट के आ जाना, हम सवाल लगा लेंगे। तो हम चाहें तो हम इसका बेसिक 10 मिनट से ज्यादा नहीं जाएगा, हम उतनी देर में खत्म कर सकते हैं। बट आई वॉन्ट कि आप इसको अंदर से समझें। जब आपको ये अंदर से समझ में आएगा, फील करेंगे आप उस चीज को, इमेजिन कर सकेंगे, तो क्वेश्चंस को आसान होगा लगाना। नहीं तो अगले ही पल आप फंसेंगे हर क्वेश्चन पे, आप सॉल्व नहीं कर सकते प्लेन को। इसलिए मैं आपसे टाइम ले रहा हूं और मैं टाइम लूंगा पूरे प्लेन का बेसिक कंप्लीट करने में। तो आप परेशान मत होइएगा, आप समझें क्या ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? आया समझ में? तो मूल बिंदु से अगर समतल पर एक लंब डाला गया है, उस समय समतल का अभिलंब रूप क्या होता है? वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। सिंबल्स भी हमने सब लिखे हुए। और देखिए, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको आएगी, और वो प्रॉब्लम आपको ना आए इसीलिए तो हमने बेसिक को इतना लंबा खींचा है। देखिए ध्यान से जरा, आप अगले ही क्षण जब आगे चलेंगे तो समतल का ये वेक्टर फॉर्म और समतल का ये कार्टेशियन फॉर्म आपको मिला। अगले ही क्षण जब आगे चलेंगे तो इसी समतल की, इसी वाले की 2 इक्वेशन आपको और बुक दिखाएगी। एक इक्वेशन आपको दिखाएगी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म दिखाएगी वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर डी। और एक इक्वेशन आपको दिखाएगा ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ये भी इसी वाले समतल की, यानी कि अभिलंब रूप में समतल जो होगा उसी की ये भी दोनों समीकरणें हैं। ये झूठ नहीं है, ये समीकरणें गलत नहीं है, ये भी समीकरणें इसी की हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस देखने की कोशिश करें कि क्या डिफरेंस है। यहां पर यूनिट वेक्टर यूज किया गया है एन का, और यहां पर एन का फुल वेक्टर यूज किया गया है। बात समझ में आ रही है? यहां पर डी क्या चीज है? मूल बिंदु से समतल तक की दूरी। यहां पर डी क्या चीज है? क्या यह मूल बिंदु से समतल तक की दूरी है? आंसर इज नो, यह मूल बिंदु से समतल तक की दूरी नहीं है। और यहीं पर तो आप फंसते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। यह भी इक्वेशन है, यह भी इक्वेशन है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब यहां एन कैप आएगा तब यह मूल बिंदु से दूरी है, और अगर यहां फुल वेक्टर आ रहा है तो फिर यह मूल बिंदु से दूरी नहीं है, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट नंबर, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है वो। तो यहां पर डी क्या चीज है? एक कांस्टेंट नंबर है। यहां पर डी मूल बिंदु से समतल की दूरी नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन इसी समतल की यह भी समीकरण है, यह भी समीकरण है। आप ये मत सोचिए कि जब ये आ गई तो ये तो नहीं हो सकती, ये भी है। ये फुल वेक्टर के पदों में है, ये इकाई सदिश के पदों में था। तो जिसमें एन कैप रहा करेगा उसमें ये वाली चीज मूल बिंदु से समतल की दूरी होगी, और जिसमें ये फुल वेक्टर होगा उसमें डी मूल बिंदु से समतल की दूरी नहीं हुआ करेगी। वो केवल एक कांस्टेंट नंबर होगा, इसके अलावा कुछ उसका मतलब नहीं है। हां, आप चाहें तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप दोनों तरफ मॉड ऑफ वेक्टर एन से भाग दे दो।
ये ऐसा है, आप दोनों तरफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर n से भाग कर दो। ठीक है, अब वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n, ये क्या बन गया? अब ये बन गया n कैप। मैं इसको यहां से अभी हटा देता हूं, और अब ये बन जाएगा वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू d अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। अब ये इसके जैसा बन गया बिल्कुल। उस वक्त ये चीज जो आप देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी अब ये है। तो इन चीजों को बहुत आपको बारीकी से समझना है, बहुत इंटरनली जब आप फील करेंगे तो आपको आ पाएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी ही। ठीक है, मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूं, और इसीलिए मैं टाइम ले रहा हूं आपसे ज्यादा, कि अगर इस फॉर्म में समतल दिया जाए और इस फॉर्म में समतल दे करके आपसे पूछ लें कि मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी बताओ, तो डायरेक्ट डी मत बता दें। क्या कर दें उस वक्त? n के मापांक से, उसके मॉड्यूलस से दोनों तरफ भाग दे दें, फिर जो d अपॉन मॉड्यूलस ऑफ n वेक्टर n मिले, वो मूल बिंदु से समतल की दूरी होगी। और अगर समतल इस फॉर्म में दिया गया है और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी बताएं, तो डायरेक्ट d के बारे में बता दें, यही मूल बिंदु से समतल लंबवत दूरी होगी। अभी भी नहीं समझ आया? तो इसे समतल का वो दूसरा समीकरण कहां से आ गया जो हमने अभी लिख रखा था? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। देखो ध्यान से, r की जगह हमने क्या लिखा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट वेक्टर n लिखना है। वेक्टर n है, ये फुल वेक्टर है या इकाई सदिश है? फुल वेक्टर है। फुल वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ में दिक अनुपात आते हैं कि दिक को ज्याएं आते हैं? दिक अनुपात आते हैं, तो दिक अनुपात वाला लिखना पड़ेगा। ऊपर वाला लिखें कि नीचे वाला लिखें? वेरी गुड, ये लिखना चाहिए, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप इज इक्वल टू डी। और अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आपको क्या मिलेगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। बट यू शुड रिमेंबर, एल एम एन क्या चीज है? हाँ, यहां एल एम एन वेक्टर ओ एन के दिक को ज्याएं हैं। और यहां पर ए बी सी क्या चीज है? ए बी सी वेक्टर ओ एन के दिक अनुपात हैं। समझ आया आपको? तो अगर दिक अनुपात यूज हो रहे हो तो ये मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी नहीं है, लेकिन अगर दिक को ज्याएं यूज हो रही हैं तो ये मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी है। ये बहुत आपको याद रखना है, बार बार आपको प्रेस कर रहा हूं कि आप इसको अच्छे से तैयार करें। समतल की इक्वेशन ये भी मिलेगी, वेक्टर फॉर्म ये भी मिलेगा। समतल की इक्वेशन में कार्टेशियन फॉर्म में ये भी मिलेगा, कार्टेशियन फॉर्म में ये भी मिला करेगा आपको ये। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम आपको हो रही होगी कि ये तो सब इनके सदिश बने बनाए लिखे होंगे, जब सवाल आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाली फॉर्म है या वो वाली फॉर्म है? कुछ बात मेरी समझ में आई? भाई उन्होंने तो समतल का एक समीकरण आपको लिख के दे दिया, समतल की एक इक्वेशन उन्होंने आपको लिख के दे दी। बाई चांस कोई भी इक्वेशन मैं लिख लेता हूं। समतल की एक इक्वेशन उन्होंने ऐसे लिख के दे दी, r डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू -1। ऐसा समतल आपको दे दिया। अब ऐसा समतल जब दे दिया तो आप कैसे पहचानोगे कि ये समतल की ये वाली फॉर्म है या ये वाली फॉर्म है? सोचो और बताओ मुझे, ये वाली रूप में दिया है समतल का समीकरण या इस रूप का ये समतल है? बोलो जल्दी से।
बताओ, किसी को आइडिया मिल रहा है कैसे पहचाना जाए? अब किताब ने तो ऐसे दे दिया, उसने बोल दिया समतल r डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू -1 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् को साइन ज्ञात करिए। उसने तो ये बोल दिया, लेकिन अगर मूल बिंदु से लंब डाला गया है तो ये समतल का ये वाला फॉर्म है r डॉट n कैप इज इक्वल टू d वाला, कि वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d वाला फॉर्मेट है। वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d वाला फॉर्मेट है। कैसे पता लगाया आपने? फिर से एक बार बताइए, क्या बताया आपने? हाँ, नहीं वो तो इसमें है, उसमें नहीं है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, और बताओ, सोचो, आपके सामने सब है और 1 मिनट लगेगा, आप बता सकते हो। नहीं दिमाग में आ रहा? चलिए मैं बताता हूं, देखिए आप बताना चाहते हैं, चलिए मैं बताता हूं, आप गौर से देखें। अगर ये फॉर्म होगी, गौर से सुनना, अगर ये फॉर्म होगी तो यहां इकाई सदिश लिखा होगा। अगर ये फॉर्म होगी तो यहां फुल वेक्टर लिखा होगा। इकाई सदिश लिखी है, इसकी क्या पहचान है? उसका मापांक कितना आना चाहिए? 1। क्या इसका मापांक 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला फॉर्मेट नहीं है, ये वाला फॉर्मेट है। समझ नहीं आई बात आपको? अरे फिर से देखो, इस वाले फॉर्मेट में ये क्या है? इकाई सदिश। तो यहां जो चीज लिखी होगी वो इकाई सदिश है, तो उसका मापांक कितना आना चाहिए? 1। हमने इसको करके देखा, इसका मापांक निकाल के देखा हमने, तो हमने जब इसका मापांक निकाला तो 36 + 9 + 4, इसका मापांक कितना आया? 7। क्या ये 1 आया? अगर इकाई सदिश यहां लिखा होता तो मापांक कितना आया होता? 1 आया होता। इसका मतलब ये फॉर्मेट तो नहीं है, वही वाली फॉर्मेट है। अभी भी नहीं दिमाग में आ रही बात? आया कुछ समझ में? कि अगर ये वाला रूप होता तो r के बगल में लिखे हुए नंबर का मापांक 1 आता। अगर ये वाला रूप होगा तो r के बगल में लिखे हुए नंबर का मापांक 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन सा इकाई सदिश है? इकाई सदिश तो ये है, कैप तो इसके ऊपर लगी है ना। हमने r के बगल वाले नंबर का मापांक निकाल के देखा और ये 1 नहीं आया। अगर 1 आ गया होता तो ये वाला फॉर्मेट होता, 1 नहीं आया इसलिए ये वाला फॉर्मेट है। और हमको जब पता लग गया कि ये वाला फॉर्मेट है तो इधर जो कुछ लिखा है, क्या ये मूल बिंदु से लंबवत दूरी लिखी है? नहीं लिखी है। अगर निकालनी है तो क्या करो फिर? मॉड ऑफ वेक्टर एन से दोनों साइड डिवाइड करो और दूरी पा जाओगे। तो ये अंदर से आपको समझना है इस चीज को, ठीक है? तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और मैं ये बता दूं कि ये कौन सा फॉर्मेट है। r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर डी नहीं, सॉरी, डी वाला फॉर्मेट है, ठीक है? तो आप प्लीज, ये आपका पहला पॉइंट है इसका, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट जो हम स्टडी करने चल रहे हैं वो है एक दिए सदिश के अनुलंब, यानी कि एक सदिश हमको दिया हुआ होगा, उसके अभिलंबवत तथा दिए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। हमारे पास एक ऐसा प्लेन है जो एक दिए गए बिंदु से गुजरेगा और एक दिए हुए सदिश पर लंब भी होगा। ऐसे समतल का अगर कभी इक्वेशन पता लगाना पड़े तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? देखिए, मैं फिर से आपको फिगर बना के समझाता हूं। ये x, y और यहां पर हमने मान लिया z, ये ओरिजिन पॉइंट है। इस पर फिर से हम एक समतल बनाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा, कैसा भी बना लो आप समतल।
ऐसा एक प्लेन हमने बना लिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्या क्या दो बातें हमको दी जाएंगी। समतल जिस बिंदु से गुजरेगा वो एक बिंदु दिया जाएगा हमको। तो हमने मान लिया ये वो पॉइंट है जिस बिंदु से समतल गुजरता है, x1, y1, z1। तो बताइए ये पॉइंट कहां पर होगा? समतल में होगा। अगर प्लेन से गुजरता है तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं प्लेन में ही तो होगा। ये मूल बिंदु है O। एक तो बिंदु दे दिया गया हमको, दूसरा हमको क्या दिया है? एक सदिश दिया है, और ऐसा है कि उसके लंबवत है ये प्लेन। वो सदिश कहां बना दिया जाए? कहीं पर भी बना दो वो वेक्टर आप। यहां पर हमने वो वेक्टर ऐसा बना दिया, ऐसे। ये जो प्लेन के लंबवत है, अगर ये ऐसा प्लेन है तो ऐसा ये सदिश बना हुआ है, लंबवत बिल्कुल। और इसको हम मान लेते हैं वेक्टर n, मान लो आप। परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, वेक्टर n मान लिया हमने। ये कुछ अंदर से समझ आ रहा है चित्र आपको? नहीं फील हो रहा है? ऐसा एक प्लेन है, इस प्लेन पर कहीं पर एक पॉइंट A है, और ये वेक्टर कैसा बना हुआ है? ऐसे। कैसा वेक्टर? ऐसा है कि ऐसा है? ऐसा है, लंबवत है प्लेन पर बिल्कुल। ऐसे प्लेन का हमको इक्वेशन पता लगाना है। इस तरीके से है। कैसे पता लगाओगे? थोड़ा गौर से देखिए। इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूं, इस पर कहीं पर भी एक बिंदु मान लेते हैं P, ठीक? चाहे जहां पर मान लो आप, कहीं पर भी हम एक बिंदु प्लेन पर मान लेते हैं P, x, y, z, ठीक है? ये O है, O से इस बिंदु को मिलाते हैं। इसका स्थिति सदिश हमने वेक्टर A मान लिया, इसका स्थिति सदिश हमने मान लिया वेक्टर R, ठीक है? तो दिया हुआ बिंदु कौन सा है? दिया गया बिंदु जो कि समतल पर है, कौन सा बिंदु दिया गया है? A, निर्देशांक है x1, y1, z1। तो इसका स्थिति सदिश OA, जिसको हम क्या माने ले रहे हैं? A, उसकी वैल्यू क्या होगी? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है? ये OA वेक्टर A की वैल्यू आ गई। इसके बाद माना समतल पर एक बिंदु P, x, y, z है। समतल पर एक बिंदु हमने ये भी मान लिया। अब आप ध्यान से देखें, तब OP, वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर R, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इतने में तो कोई प्रॉब्लम अभी नहीं आ रही है? ओके। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको ये चीज समझ आ रही है, तो ये जो समतल है, ये वेक्टर A कहां पर है? समतल पर है या समतल पर नहीं है? ये OA वेक्टर, ये प्लेन है, तो OA वेक्टर कहां पर है? ऐसा समतल में है या ऐसे O से A को मिला रहे हैं? कैसा होगा ये OA कहां पर है? फील करके मुझे बताओ, इमेजिन करके जल्दी से। ये प्लेन मैंने बनाया, इस पर A बिंदु है समतल पर कहीं यहां पर, और ऐसा रखा है, तो और यहां पर मूल बिंदु है, तो यहां से हमने इसको ऐसा मिलाया है। तो क्या ये OA लाइन समतल पर पड़ रही है? OP लाइन समतल पर है? OP लाइन, OP भी समतल पर नहीं है, वो भी समतल पर कहीं यहां पर P है, यहां पर हमने ऐसा मिला दिया मूल बिंदु से, तो OP लाइन भी समतल पर नहीं है। अच्छा, अगर हमने इसको ऐसा मिला दिया, तो अब आप बताएं AP लाइन कहां पर है? AP अब ये प्लेन पर है, क्योंकि A बिंदु भी प्लेन पर है, P बिंदु भी प्लेन पर है। अब मिलाते हैं तो ये वाली लाइन प्लेन पर ही पड़ रही है आकर के। इतनी बातें आपको समझ में आ गई?
अच्छा, और ये वेक्टर n कैसा है? अगर ये प्लेन है तो वेक्टर n कैसा बनाया है हमने? प्लेन के लंबवत ऐसा बना होगा ये। ठीक है, ये चीजें आपको कल्पना करनी होंगी। अब मुझे आप बताएं, ये जो त्रिभुज OAP हम लेना चाहते हैं, त्रिभुज OAP, त्रिभुज OAP में सदिशों के योग नियम, सदिशों के योग के नियम से, सदिशों के योग के नियम से, तो सदिशों के योग का नियम उसमें लगाओ। क्या लगा सकते हैं आप? OA प्लस AP इज इक्वल टू OP, यही तो रूल लगेगा। OA प्लस AP इज इक्वल टू OP। OA की वैल्यू बताइए मुझे। OA कितना लिखा जाए? वेक्टर A। AP हमें नहीं मालूम है। OP की वैल्यू कितनी है? वेक्टर R। इसको उधर भेज दो, AP निकाल लो। वेक्टर R माइनस वेक्टर A, हमने क्या निकाल लिया? वेक्टर AP निकाल लिया। अब फिर से प्लीज मुझे बताएं, ये समतल है, AP कहां पर है? प्लेन में है। AP समतल में जो भी प्लेन है उस पे ऐसी होगी AP। और वेक्टर n कहां है? समतल पर लंब है बिल्कुल। तो AP और वेक्टर n, ये दोनों के बीच कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ये समझ में आ रहा है या हमने बोल दिया तो आपने कह दिया? अंदर से फील हो रहा है ना कि एक प्लेन है, आप भले ऐसा नहीं है कि ये n यहां नहीं पड़ रहा है, लेकिन कहीं पर भी पड़े, अगर ये प्लेन है, यहां कहीं पर AP है और यहां कहीं पर n है, लेकिन AP और n है तो परस्पर लंब दिशा में, इसलिए अगर ये दोनों लंबवत हैं, कौन कौन लंबवत हैं? बिकॉज वेक्टर AP इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर n। अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो इनका अदिश गुणनफल कैसा होना चाहिए? 0। देयरफॉर वेक्टर AP डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। वेक्टर AP की वैल्यू देखो कितनी है? वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। बस हो गया, ये आ गया इस वाले समतल का समीकरण। ठीक है, आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, वेक्टर R डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर n। ये भी सही है, आप करके देख लो, गुणा करो इसका, तो वेक्टर R डॉट वेक्टर n माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर n, फिर उसको उधर भेज दिया तो ये इक्वेशन आ गई। नहीं समझ आया आपको? तो ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन सही है, दोनों इक्वेशंस आपके सही है। लेकिन ये समतल के कौन से रूप हैं? ये समतल के वेक्टर फॉर्म हैं। कौन से समतल के? ऐसे समतल के जो एक दिए गए बिंदु से होकर जाता है और एक दिए हुए सदिश के लंबवत है। वो दिया हुआ सदिश कौन सा है? वेक्टर n। और वो दिया हुआ बिंदु कौन सा है? वेक्टर A। P तो हमने प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए बनाया है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकाला जाए? कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकाला जाएगा? आप इसी में वैल्यू लिखो सबकी, R की जगह पे R लिखो, A की जगह पे A की वैल्यू लिखो। देखो बेटा, R की वैल्यू ये है, A की वैल्यू ये है, और यहां पर R माइनस A है, तो इसमें आप इसको माइनस करोगे, x i कैप में x1 i कैप माइनस करो, क्या मिलेगा? x माइनस x1 i कैप। इसी तरीके से y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। ये किसकी जगह पर लिखा गया? r माइनस a। डॉट लगाया मैंने यहां पे, और वेक्टर n की जगह पर अगर मैं ये मान लूं कि ये जो वेक्टर n है इसकी वैल्यू है a i कैप
बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो यहां पर लिख देना चाहिए हमको। आप चाहो तो इसको कैपिटल लेटर में मान लो, ए बी सी आपको कंफ्यूज मत करें, तो आप चाहें तो इन्हें कैपिटल लेटर में नोट कर लें, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो यहां पर हमने नोट कर लिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू कितना है यहां पे 0। अब डॉट प्रोडक्ट करिए। डॉट प्रोडक्ट आप कैसे करते हो, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, तो ए का गुणा इससे होगा, तो यह आएगा ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म है। और प्लीज ये भी बता दें ए बी और सी क्या चीज है, बताएं। ए बी और सी क्या चीज है, किसके, वेक्टर एन के। ए बी सी वेक्टर एन के दिक् अनुपात हैं। वेक्टर ए सॉरी कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी जो हैं ये वेक्टर एन के कौन हैं, दिक् अनुपात हैं। तो ये कौन से प्लेन का समीकरण आ गया, जो एक दिए गए बिंदु से होकर जाएगा और दिए गए सदिश पर लंबवत होगा। अब आप बताएं ये समझ आया कि नहीं आया, आपको क्लियर हो गया? ओके, प्लीज जल्दी से नोट कर लें आप इसे। थर्ड नंबर जो प्लेन हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि 3 असमरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण। पहले तो एक चीज मैं ये बताऊं कि मैं 3 असंरेखीय बिंदु क्यों बोल रहा हूं। देखो बेटा, अगर 3 बिंदु संरेखीय होंगे, संरेखीय बिंदु कौन से होते हैं, जो एक ही रेखा पर पड़ते हैं, तो अगर तीनों बिंदु संरेख होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, तो इन कोलिनियर पॉइंट्स से आप असंख्य समतल बना सकते हैं। कैसे, आप देखिए, कोई भी समतल आप बनाइए, एक समतल ऐसा जा सकता है, एक ऐसे जा सकता है, एक ऐसा जा सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा। 3 संरेखीय बिंदुओं से होकर असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। ये बात कुछ समझ आ रही है आपको कि अगर 3 पॉइंट हैं ऐसे, तो एक समतल तो हम ऐसा बना सकते हैं, तीनों बिंदुओं से होकर चला जाएगा। देखो ये, फिर हम एक ऐसा भी तो खींच सकते हैं, तीनों बिंदुओं से होता हुआ, ऐसा ऐसा ऐसा, बहुत तरीके के हम समतल खींच सकते हैं, बहुत तरह से। तो अगर 3 संरेखीय बिंदु हैं तो उनसे असंख्य समतल बनाए जा सकते हैं। इस पॉइंट को सबसे पहले मैं नोट कर देता हूं। तीन संरेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। 3 संरेखीय बिंदुओं से जाने वाले, ऐसे कर लो आप, 3 संरेखीय बिंदुओं से जाने वाले असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे। लेकिन इसीलिए हमको ये वाला नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है 3 असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण। आप देखिए, ये हमने x बना लिया, ये x, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ये ओरिजिन पॉइंट O हमने बना लिया। एक समतल बना लेते हैं, कैसे भी बना लो आप समतल को। ये एक हमने प्लेन ऐसा बना लिया। इस समतल पर 3 असंरेखीय बिंदु होने चाहिए। एक पॉइंट हमने ये मान लिया, एक पॉइंट कहीं यहाँ पर मान लो आप, और एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं। इस पॉइंट को हमने माना A, इसको मान लिया B और इसको मान लिया C। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1।
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2 और इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3, z3। ये भी मान लिया कि बिंदु A के मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो वेक्टर A है। B का मूल बिंदु के सापेक्ष, थोड़ा सा इस B पॉइंट को इधर कर लेते हैं जरा हम, इसके कोऑर्डिनेट ये लिखे हैं। बिंदु B का स्थिति सदिश हम मान लेते हैं। एक काम आप करें, स्थिति सदिश बाद में बनाएं, स्थिति सदिशों को बाद में बनाएंगे हम लोग, ऐसे ही अभी रहने दीजिए इसको। अच्छा देखो, बिंदु A, B और बिंदु C, ठीक है, हम इससे इसको मिला देते हैं और इससे इसको मिला देते हैं यहां पर। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि AB क्रॉस AC इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो जैसे आप देखते हो कि A क्रॉस B, हमेशा आपको बताया गया है A क्रॉस B की दिशा वेक्टर A व वेक्टर B के तल के लंबवत होती है। ये आपने अपने फिजिक्स में भी वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा है और यहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट में आपको बताया गया है कि A क्रॉस B की दिशा वेक्टर A और वेक्टर B के तल के लंबवत होती है। तो फिर मुझे AB क्रॉस AC की दिशा बताओ कैसी होगी। ये AB और AC जिस तल में हैं उसके लंबवत होगी। AB और AC किस तल में है, अगर ये मूल बिंदु है, ये उसके सामने एक प्लेन रखा है, तो AB और AC दोनों इसी तल में है, तो AB क्रॉस AC की दिशा इस तल के लंबवत होगी। ये हमने बना लिया। और ये तल के साथ कितना कोण इसका बनेगा, तल के साथ, इस लाइन और इस लाइन के साथ मैं नहीं बता रहा हूं, तल के साथ इसका कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये किसकी डायरेक्शन हो गई, AB क्रॉस AC की दिशा हो गई, ठीक है। अब समतल पर एक बिंदु हम और मानेंगे, वो तो हमेशा मानते हैं। समतल पर एक बिंदु हमने यहां पर ले लिया P, और इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y, z। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश R, मूल बिंदु के सापेक्ष A का स्थिति सदिश हम मान लेते हैं A, मूल बिंदु के सापेक्ष B का स्थिति सदिश मान लिया जाए वेक्टर B, मूल बिंदु के सापेक्ष C का स्थिति सदिश वेक्टर C, ऐसे। और एक इससे भी हम मिला देते हैं AP, ये इस तरह से। अब एक त्रिभुज यहां पर देखना है आपको, ध्यान से देखना है मैं कौन सी त्रिभुज की बात कर रहा हूं, त्रिभुज OAP, इसकी मैं बात कर रहा हूं, OAP। इसमें मैं त्रिभुज नियम लगाना चाहता हूं सदिश के योग का। त्रिभुज OAP में, त्रिभुज OAP में सदिशों के योग का, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से क्या नियम लगेगा बताओ, OA प्लस AP इज इक्वल टू OP। तो हमने क्या लिखना है, OP इज इक्वल टू OA प्लस AP। नहीं समझ में आया, अब देखो OA प्लस AP इज इक्वल टू OP। वैल्यूज लिखिए, OP की वैल्यू कितनी है, वेक्टर R, OA की वैल्यू कितनी है, वेक्टर A, AP की वैल्यू कितनी है, हमें नहीं मालूम है तो AP लिख देते हैं। यहां से हम AP की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर A। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा, क्या आप बता सकते हैं AP कहां पर है, समतल में है या समतल पर नहीं है,
ये समतल पर है, ए बी कहां पर है, और ये ओ बी कहां पर है, ये समतल में नहीं है, क्योंकि मूल बिंदु से हम बी को मिला रहे हैं, ये समतल के बाहर है। और ए सी कहां पर है, समतल में है ये, ठीक है। ये जो ओ बी, ओ ए, ओ सी, ओ पी, ये समतल में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब गौर करके देखिए, ए बी क्रॉस ए सी कहां पर है, समतल में है कि नहीं है। ए बी क्रॉस ए सी ये समतल में है या नहीं, ए बी क्रॉस ए सी की दिशा ये है, तो ये समतल में है कि नहीं है, नहीं है ये समतल में। अभी आपने ही हमको बताया कि ए बी क्रॉस ए सी समतल के लंबवत होगा, तो ये तो समतल के लंबवत होगा ना, ये समतल में कहां पड़ा होगा, अभी भी नहीं समझ आया। ए बी क्रॉस ए सी ये समतल के लंबवत है, और ये कहां पर है, ए पी, ये समतल पर है। अब एक लाइन समतल पर है और एक समतल के लंबवत है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हुआ, 90 डिग्री। किसके किसके बीच का, ए पी और ए बी क्रॉस ए सी, इनके बीच का। तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि ए पी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, ठीक है। अगर ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। अगर ये दोनों लंबवत हैं तो क्या शर्त होनी चाहिए, ए पी डॉट ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बिकॉज द टू वेक्टर्स, इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0। हमने डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया। एपी की जगह पर आप एपी लिखा रहने दीजिए। डॉट ए बी आप कैसे निकाल सकते हो, ए बी निकाल सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए से, क्रॉस ए सी कैसे निकाल सकते हैं, ओ सी माइनस ओ ए से, इज इक्वल टू 0। ए पी की वैल्यू कितनी है, देखो आर माइनस ए, इट इज वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, डॉट, ये डॉट का निशान है, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी देखो ओ बी कितना है, ओ बी वेक्टर बी, ओ ए कितना है, वेक्टर ए, तो यहां पर आ जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, क्रॉस ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी है वेक्टर सी, ओ ए है वेक्टर ए, तो ये आ जाएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। यही है 3 असंरेखीय बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। लेकिन आप याद रखें ये कौन सा समीकरण है, ये सदिश समीकरण है, ये वेक्टर इक्वेशन है 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल की। इसका कार्तीय समीकरण क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, कार्तीय समीकरण। देखो बेटा, कार्तीय समीकरण के लिए हम चाहें तो इसमें सारी वैल्यूज लिखें और कैलकुलेट करें, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा तो कोई जरूरत नहीं है आपको इसे वो बनाने की, लेकिन मैं डायरेक्ट कार्तीय समीकरण आपको बताए दे रहा हूं। देखो मैंने क्या बोला आपको कि हम चाहें तो हम सारी वैल्यूज ए बी सी आर सब लिखेंगे और ये प्रोडक्ट करवाएंगे और वहां तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट देख लो। और इसका कार्तीय समीकरण इतना इजी है कि आप देखते ही आपको याद हो जाएगा। देखो कैसे, ऐसे कि ऊपर आप लिखोगे x2 माइनस x1, यहां पर नहीं, यहां पर x माइनस x1, फिर यहां पर x1 और यहां पर x1 माइनस में, दूसरी लाइन पे y माइनस y1, यहां पर भी माइनस y1, यहां पर भी माइनस y1, यहां पर z माइनस z1, यहां माइनस z1, यहां पर भी माइनस z1। अब इन जगहों पर हमको कुछ भरना है, क्या भरेंगे, x2 x3,
y2 y3 z2 z3 इज इक्वल टू 0। बस ये तीन असमरेखीय बिंदुओं से जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण है। तरीका देखा हमने कैसे सेट किया नंबर्स को। ऊपर वाली लाइन में क्या लिखना है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। जब आप x माइनस x1 लिखें तो माइनस x1 यहां पर भी, माइनस y1 यहां पर भी, माइनस z1 यहां पर भी, और इसके बाद x2 x3 y2 y3 z2 z3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीन असमरेखीय बिंदुओं से जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण भी आपके सामने है। जो भी आपको यूज करना पड़े सिचुएशन के मुताबिक आप यूज करें। क्या ये वाला पोर्शन आपको समझ आ गया? और ये वाली बात समझ में आई जो हमने शुरू में लिखा सबसे, कि अगर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि तीन असमरेखीय बिंदुओं से जाने वाले समतल को पढ़ रहे हैं, तीन संरेखीय बिंदुओं से जाने वाले समतल को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि तीन संरेखीय बिंदु अगर होंगे तो उससे कितने समतल पास हो सकते हैं? असंख्य। और तीन असमरेखीय बिंदु होंगे तो उससे केवल एक प्लेन पास होगा, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और अगर संरेखीय है तो असंख्य समतल जा सकते हैं, इसलिए उसको हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि वहां तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं। और इस तरीके से ये इसकी इक्वेशन नोट करिए और सोचिए समझिए, क्योंकि आप जब सोच के करोगे अच्छे से फील करके तो ये फॉर्मूले आपको काफी हद तक याद रहेंगे और क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में आ जाया करेगा कि कैसे करना है हमको। नोट कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। आपको याद है द्विविमीय ज्यामिति में आपने रेखा का अंतःखंड रूप पढ़ा हुआ था, जिसमें x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होती थी इक्वेशन। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। a क्या होता था? रेखा के द्वारा x अक्ष पर काटा हुआ अंतःखंड, रेखा के द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ये होते थे। लेकिन ये लाइन थी और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में था। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में समतल है, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको मैंने बताया भी है कि कोई ऐसी लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते जो तीनों अक्षों पर अंतःखंड काट सके, लेकिन ऐसा समतल बन सकता है। ऐसा एक समतल बनाया जा सकता है जो तीनों अक्षों पर अंतःखंड इंटरसेप्ट काटेगा। ये हमने एक प्लेन बनाया, नहीं ये एक्स वाई जेड एक्सेस बना लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, और एक हमने समतल बनाया, देखो ऐसा ऐसे ये। अब आप इस समतल को गौर से देखिए। ये जो समतल है वो मूल बिंदु से इतनी दूरी पर आके एक्स अक्ष को इंटरसेप्ट करता है, काटता है उसको। तो हमने मान लिया कि इस समतल के द्वारा ये है वो अभीष्ट समतल। ये वाला समतल एक्स अक्ष पर ए लंबाई का अंतःखंड काटता है। अब देखो वाई अक्ष को देखिए, यहां से इतनी दूर पर काट रहा है, तो मूल बिंदु से बी दूरी पर काटता है। तो मैंने मान लिया कि समतल के द्वारा वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बी है, और जेड अक्ष को सी दूरी पर काटता है मूल बिंदु से। तो समतल के द्वारा जेड अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है? सी। अगर आप इतना समझ गए हो तो प्लीज मुझे बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बता सकते हैं आप मुझे? वेरी गुड, a, 0, 0, बिकॉज दिस पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन द x एक्सिस, और x एक्सिस पर y और z दोनों पार्ट कैसे होंगे? 0। केवल x अक्ष पे एक लंबाई का अंतःखंड कटेगा। इसके कोऑर्डिनेट 0, b, 0, ये 0, 0, c। ऐसी सिचुएशन पे समतल का समीकरण समतल का समीकरण बनेगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। बस इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होना नहीं है। समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप यही है। समतल के द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड a, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड b और z अक्ष पर काटा गया अंतःखंड c है।
तो समतल का समीकरण x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1 आता है। नोट कर लें, इसके आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट 5 पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे दो दिए गए समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण। अब इसमें दो समतल हमारे पास पहले से होंगे, उन समतलों वो समतल एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रहे होंगे। आपको मैं बताऊं, जब दो समतल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके काटने से एक प्रतिच्छेदन रेखा बनती है। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, जब दो लाइन से एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु बनता है। ठीक है, अगर एक समतल और एक लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो भी बिंदु बनता है, लेकिन अगर दो समतल एक दूसरे को काटेंगे, दो समतल अगर एक दूसरे को काटते हैं तो उनमें देखो ये लाइन बनती है। समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं आपको कोई बुक ही दिखाऊं, ये जैसे मैंने दिखाई, ऐसा मान लीजिए कि एक प्लेन ये वाला है और एक प्लेन ये, दोनों ने जहां पर काटा वहां पर आप देखिए ये एक लाइन बन के मिल रही है। आप चाहे जहां पर देखिए, आप दीवार को देखिए, छत को देखिए, छत एक प्लेन है, दीवार भी एक प्लेन है, तो छत और दीवार जहां एक दूसरे को काटते हैं देखो बॉर्डर लाइन बनती है। ये देखो ये लाइन ऐसा बनती है। तो कहीं पर भी दो समतल एक दूसरे को काटते हैं तो वहां पर प्रतिच्छेद बिंदु नहीं बनता, प्रतिच्छेदन रेखा बनती है। कुछ बात समझ में आई आपको? फिर से बताइए, दो लाइंस अगर एक दूसरे को काटेंगे तो क्या मिलता है? कटान बिंदु मिलता है, प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है। अगर एक समतल और एक रेखा एक दूसरे को काटेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, लेकिन एक समतल अगर दूसरे समतल को काटेगा तो प्रतिच्छेद रेखा मिलेगी, प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिलेगा। आपको ध्यान रहेगा, आपको प्रतिच्छेदन बिंदु मिलता है। तो वही हमको करना है, क्या? दो दिए गए समतलों के प्रतिच्छेदन। तो दो दिए गए समतल जो होंगे वो जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहां पर एक लाइन मिलेगी, उस लाइन से जाने वाले समतल का समीकरण हमको पता लगाना है। देखिए क्या होगा। उसके लिए कोई भी दो समतल हम बना लेते हैं। ऐसा हमने मान लिया कि एक प्लेन ये है, एक प्लेन ऐसा बना लिया हमने, ऐसा दूसरा प्लेन। कुछ समझ में आ रहे हैं दोनों प्लेन आपको? एक ऐसा है, एक ऐसा। ये दो प्लेन ऐसे आए और ऐसे आके एक दूसरे को यहां काटते हैं। अगर आप चाहें तो हम इनको आपको बढ़ा के भी दिखा सकते हैं। ऐसे अगर आप इनको आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये प्लेन ऐसा होगा, और इसको अगर आप आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये प्लेन ऐसा होगा। ऐसे दो प्लेन एक दूसरे को काटते हैं। कुछ बात समझ में आई है? एक समतल ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, और एक समतल ये ऐसे जा रहा था। दोनों ने एक दूसरे को यहां पर काटा, और जहां पर काटा वहां लाइन बन गई। अब इस लाइन से जाने वाला एक और प्लेन है, ये हमने मान लिया ये हमारा है प्लेन नंबर 1, और ये है हमारा प्लेन नंबर 2। ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो ये इनकी प्रतिच्छेदन रेखा बनी। इस प्रतिच्छेदन रेखा से अब एक समतल जाएगा तीसरा, उसका समीकरण हमको पता लगाना है। वो तीसरा समतल कैसा होगा? देखिए ऐसा, इस तरह का। कुछ इमेजिन हो रहा है ये समतल आपको? अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये चित्र थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं वो तीसरा समतल ऐसा होगा। ठीक है, तो आप इसको मत बनाओ, ऐसे ज्यादा ठीक लगता है और ऐसे समझ में भी आता है सही से। ऐसा, ये एक तीसरा समतल है। देखो
जो दिए गए पहले दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से गुजरता है। नहीं समझ आया आपको? ये वाला समतल कौन सा है? प्लेन नंबर 3, और यही हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। रिक्वायर्ड प्लेन का मतलब इसी का समीकरण हमको चाहिए। इन दो के समीकरण तो हमको दिए जाएंगे। मान लिया इसका समीकरण दिया गया है r डॉट n1 इज इक्वल टू d1, और इसकी इक्वेशन दी गई है r डॉट वेक्टर n2 इज इक्वल टू d2। क्या बता सकते हैं d1 क्या चीज है? कांस्टेंट है, या मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है? कांस्टेंट है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो ये मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कब बनेगा? अगर यहां n कैप होगा तो। समझ आ रहा है आपको? तो ये प्लेन नंबर 1 की इक्वेशन है, ये प्लेन नंबर 2 की इक्वेशन है, और प्लेन 3 जो है वो इन दोनों की प्रतिच्छेदन रेखा से पास होता है। इसकी समीकरण हमको चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, अभीष्ट समतल का समीकरण। देखो क्या इक्वेशन होती है, मैं यहां लिख देता हूं। r डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर d2। ये इक्वेशन होती है दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। कुछ समझ में आया आपको? क्या करना है? r डॉट इसमें भी है, r डॉट उसमें भी है, हमने एक साथ लिख दिया। वेक्टर n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा वेक्टर d2। तो हम ज्यादा डिटेल में इसकी नहीं जाएंगे। अब आप इसको ये ज्यादा टफ भी नहीं है। डिटेल में तो हम इसलिए जाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और ये ज्यादा टफ भी नहीं है, ऐसे ही समझ में आ गया होगा आपको। तो इसकी डिटेल में फिर अब हम नहीं जाएंगे। अब अगर इसी का आप ये सोच सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन दी गई है, हो सकता है प्लेन की ये वाली इक्वेशन दे दी जाती, d1 ये वाली इक्वेशन, वेक्टर r डॉट n2 कैप इज इक्वल टू d2। अब ये d1 क्या है? समतल एक पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। तो अगर ऐसी इक्वेशन दी जाएगी समतल की, फिर क्या रहेगा समीकरण? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ऐसा ही बना देंगे हम। r डॉट n1 कैप प्लस लैम्डा इंटू n2 कैप इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, ऐसा बना देंगे। तो तरीका नहीं बदलेगा, तरीका सेम रहेगा उसका। एक चीज और कि अगर अभी तो ये हम सब किसकी बात कर रहे हैं? वेक्टर फॉर्म की, सदिश रूप की बात कर रहे हैं। अगर ये समतल हमको कार्तीय रूप में दे दिए गए, कार्तीय रूप में अगर दे दिए गए, फिर हम क्या करेंगे? कार्तीय रूप में समतल का समीकरण क्या होता है? कार्तीय रूप में समतल का समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, और कार्तीय रूप में समतल का समीकरण मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरली लिख देता हूं। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। अगर समतल कार्तीय रूप में दिए गए हैं, फिर इस वाले समतल की समीकरण क्या होगी? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी? देखिए ध्यान से सुनिए। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होगी a1 ये इसकी समीकरण यही तो होती है ना समतल की कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में हाँ, ये तो इक्वेशन यही होती है।
ठीक है, आप इसकी इक्वेशन में ऐसा बना देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा इसके साथ लग जाएगा साथ में दूसरी वाली इक्वेशन के साथ में, लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। अगर समतल कार्तीय रूप में दिए गए हैं तो उस समय उनके प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण ये आपका रहेगा। ये वाला समतल देखो कैसे करना है, d1 इधर ले आना तो माइनस d1 हो गया, पहले वाला समतल नोट कर देना है, प्लस दूसरे वाले समतल में d2 इधर ले आना है, लिखना है पर उसके साथ एक कांस्टेंट लगाना है लैम्डा आपको। ठीक है, बस इतनी सी इक्वेशन है, तो इसमें भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। तो ये हुए दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, नोट कर लीजिए। इसके बाद और आगे चलते हैं बेटा। देखिए 6 पॉइंट हमारा रहेगा, इसके बारे में हमको देखना है, पढ़ना है। दो रेखाओं के सहतलीय होने की शर्त। दो रेखाओं के सहतलीय होने की शर्त का मतलब यह है कि अगर दो लाइंस आपको दी जाएं तो वो एक ही प्लेन में हैं या अलग अलग प्लेन में हैं, आप ये पता लगा सकते हो। अगर वो एक ही समतल में होंगी तो उनके लिए एक शर्त बनेगी, वो शर्त अगर लागू होगी तो दोनों लाइंस एक ही प्लेन में है, नहीं तो फिर अलग अलग प्लेन में है। कैसे? देखो याद रखिए, मैं किसकी बात कर रहा हूं, समतल की बात नहीं कर रहे हैं हम। इस बार हम किसकी बात कर रहे हैं? रेखाओं की। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पूरा हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? समतल, और बीच में अचानक से एक छोटा सा आर्टिकल किसका आ गया? लाइंस को लेकर आ जाता है। तो यहां पर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बहुत याद रखना है। तो आपको इसमें क्या होगा, इसमें दिया जाएगा क्या? समतल या रेखाएं? इसमें रेखाएं दी जाएंगी आपको, क्योंकि आपको रेखाओं के समतलीय होने की शर्त पता लगानी है। तो मान लिया कि लाइन नंबर 1 की इक्वेशन और लाइन नंबर 2 की इक्वेशन, क्या आप बता सकते हैं लाइन की इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b1। वेरी गुड। और समतल की क्या होगी? वेक्टर r डॉट n1 इज इक्वल टू d1। उसमें अलग होगा, इसका वेक्टर फॉर्म अलग रहेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही अवेयर किया कि ये रेखाएं हैं, तो याद रहे समतल वाला समीकरण मत लिख दीजिएगा। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b2। अगर आप इतना जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि वेक्टर a1 क्या शो करता है? लाइन 1 जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु का स्थिति सदिश है, और लाइन 1 जिसके समांतर है जिस सदिश के, वो सदिश वेक्टर b1 है। लाइन 2 जिस बिंदु से गुजरती है उसका स्थिति सदिश a2, और जिस सदिश के समांतर है वो सदिश वेक्टर b2 है। हम अब इसको बनाने चलते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। ये x एक्सिस है, y है, और ये z एक्सिस है। कहीं पर भी आप एक प्लेन बना लो, कैसा भी। ऐसा हमने एक प्लेन बना लिया इस पे, ठीक है। अब इस प्लेन पे देखिएगा, हमें दो लाइंस बनानी है। एक लाइन बेटा हमने ऐसी बना ली, ऐसी, और एक लाइन आप बना लो चाहे जिस तरीके की, ऐसी एक लाइन हमने बना ली, ठीक है। अब आप देखो, ये है लाइन नंबर 1 और ये है लाइन नंबर 2। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप मुझे बता सकते हैं, ये लाइन नंबर 2 ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। ये A1 कहां पर होगा? A1 क्या है? वो बिंदु जिस बिंदु से लाइन नंबर 1 गुजरती है।
तो लाइन नंबर 1 पर ये बिंदु कहीं भी बना सकते हैं आप यहां पर बना लीजिए। ये वाला स्थिति सदिश क्या होगा, A1, ठीक है। और इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 y1 z1, ठीक है। ऐसे ही A2 कहां पर होगा, दूसरी लाइन पर होगा। कहां पर, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस बिंदु से लाइन गुजरती है। उसको हम यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर एक A2 बिंदु है, इसके निर्देशांक है x2 y2 z2, ठीक है। और मूल बिंदु के सापेक्ष इसका जो स्थिति सदिश है वो है A2 के बराबर, ठीक है। आप चाहो तो इसको B भी मान सकते हो, इसको A मान लिया, इसको B मान लो, जैसे आपकी मर्जी वो आप कर सकते हो, ठीक है। B1 कहां पर होगा, हाँ, B1 एक ऐसा सदिश है जिसके समांतर ही लाइन नंबर 1 है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर ये लाइन समतल पर है तो वेक्टर B1 भी समतल पर ही होगा और इस लाइन के कैसा होगा, समांतर। कहीं भी बना लेते हैं, यहां पर हम बना लेते हैं। ये हमने क्या बना लिया बेटा, वेक्टर B1 हमने बना लिया यहां पर, ठीक है। और वेक्टर B1 को हम मान लेते हैं A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। B2 कहां पर बनेगा बताओ, कहीं भी बनाओ, लेकिन लाइन 2 के पैरेलल बनाओ, समतल पे कहीं पर होगा ये। हम एक काम करते हैं अपनी सुविधा के लिए, वो B2 हम इसके पैरेलल ही तो होना चाहिए और समतल पर होना चाहिए। ये देखिए हमने बना लिया, ये हमने क्या बना लिया, ये हमने बना लिया वेक्टर B2। ऐसे बताइए कोई प्रॉब्लम है आपको इसको देख करके। वेक्टर B1 एक ऐसा सदिश है जो लाइन 1 के समांतर है, वेक्टर B2 एक ऐसा सदिश है जो लाइन 2 के पैरेलल है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब अगर आप इतना समझ गए तो प्लीज ये भी मुझे बताएं, हाँ मैं वेक्टर B2 को भी कुछ मान लेता हूं, कहीं पर लिख लो आप वेक्टर B2 के बारे में। वेक्टर B2 इज इक्वल टू A2 i कैप B2 j कैप C2 k कैप, ठीक है। वेक्टर B1 वेक्टर B2 हमने बना लिए। अब ध्यान से देखो और मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, इसकी दिशा बताओ, तल के लंबवत। तो वेक्टर B1 क्रॉस B2 की डायरेक्शन इस तल के लंबवत होगी, ऐसे लंबवत होगी, 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये डायरेक्शन आएगी B1 क्रॉस B2। इतना समझ आया कि नहीं आया आपको, समझ आ गया। तो अगर ये एक तल है तो B1 क्रॉस B2 कैसा बना होगा, ऐसा, ठीक है, तल के परपेंडिकुलर। अगर हम यहां A1 और A2 को मिला दें, A1 A2 को अगर हम मिला दें तो क्या आप मुझे बता सकते हैं A1 A2 की वैल्यू कितनी होगी, या आप A1 A2 ना मान करके इसको AB मान लो और ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपको। AB की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हैं आप मुझे। AB तो निकाल सकते हैं ना बेटा, OB माइनस OA। OB की वैल्यू बताइए, ये OB है, O है, ये OB है। OB की वैल्यू कितनी है, वेक्टर A2। हम x2 i कैप y2 j कैप वो भी लिख सकते हैं, पर अभी सिंपल से यूज करो वेक्टर A2। OA की वैल्यू बताओ, OA क्या लिखा हुआ है, वेक्टर A1। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज ये भी बताएं मुझे, सारी चीज क्लियर करके बताओ मुझको। B1 कहां पर है, समतल में है, लाइन समतल में है, ये वाली लाइन भी समतल में है, B1 भी समतल है क्योंकि इसके समांतर है, ये भी समतल में है इसके। B1 क्रॉस B2 प्लेन के लंबवत है।
ए बी कहां पर, ए बी समतल पर है, बी भी समतल, तो ए बी भी समतल पर है। अब ए बी समतल में है, B1 क्रॉस B2 समतल के लंबवत है। आप एक चीज देख रहे हो, शुरू से आखिरी तक हमने हर बार एक ही तरीका यूज किया है, और वो ये ढूंढा है कि समतल पर लंब कौन है और समतल पर कौन है। हर बार डॉट प्रोडक्ट का यूज करते थे हम, याद आया आपको? तो ए बी कहां पर है, समतल पर, और B1 क्रॉस B2 कहां पर है, समतल के लंबवत। तो अगर ये समतल पर है और समतल के लंबवत, तो दोनों के बीच का कोण कितना हुआ, 90 डिग्री। मींस वी कैन से कि वेक्टर ए बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। देयरफॉर वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 इज इक्वल टू 0। अब बताएं ये वाली पॉइंट समझ में आई कि नहीं आई? ए बी की वैल्यू कितनी है, तो यहां लिख देंगे वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 is equal to 0 and this is the condition for the coplanarity of two lines। ये है दो रेखाओं के समतलीय होने की शर्त कि अगर आपको ये दो लाइंस दी जाएं, उनमें A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, तो समझ जाना कि दोनों लाइंस परस्पर कैसी हैं, समांतर हैं। समझ आया कुछ आपको? इस तरह से आप इसको करेंगे। हाँ, अगर यही रेखाएं अगर कार्तीय रूप में दी गई होती तब क्या होता? कार्तीय रूप में रेखाओं का समीकरण क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म में लाइंस की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1। लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 2 x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2 एंड z माइनस z2 अपॉन C2। अब अगर इस टाइप की लाइन दी जाए तो बड़ा आसान है, आप इनकी जगह पर अगर मान भी रख के निकालो तो आप सॉल्व करके देख सकते हो। इसकी इक्वेशन या कंडीशन जो आएगी वो ये आएगी, A2 माइनस A1 है तो ऊपर वाली लाइन पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। भाई A2 माइनस A1 है ना, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और इसके बाद B1 क्रॉस B2 है, तो क्रॉस करते समय B1 क्रॉस B2 करते समय तो ये कोएफिशिएंट केवल लिखे जाते हैं, तो कोएफिशिएंट और लिख दो आप, A1 B1 C1 A2 B2 C2 इज इक्वल टू 0। अगर दो लाइंस आपस में कार्तीय रूप में दी गई हैं तो उनके समतलीय होने की शर्त के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। A2 माइनस A1 से क्या बना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 डॉट B1 क्रॉस B2। जब B1 क्रॉस B2 हुआ तो A1 B1 C1, A2 B2 C2 हमने नंबर लिख दिया, इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। आप ये यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म में इसे यूज करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में इसको यूज करेंगे। ठीक है, नोट कर लें जल्दी से आप इसे। बेटा देखिए 7th पॉइंट पे हम लोगों को पढ़ना है कि दिए गए बिंदु से एक समतल की दूरी, यहां पर एक पॉइंट आपको दिया जाएगा और एक समतल होगा, इसमें आप यहां पर x मान लेते हैं, यहां y और यहां मैं z मान लेता हूं। कोई भी प्लेन आप ले लीजिए, एक मान लिया ये एक प्लेन है, ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा एक प्लेन हमने मान लिया कि यहां पर बना हुआ है। ठीक है, और यहां कहीं पर एक बिंदु है A मान ली, और इस बिंदु से समतल पर हमने एक ये ऐसा लंब डाला।
इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और ये समतल है, ये प्लेन है। इसकी इक्वेशन है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d। तो इस बिंदु से ये समतल जो है ये कितनी दूर पड़ेगा ये हमको निकालना है। जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको याद होगा करते थे आप कि एक बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी निकाला करते थे आप, या बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालते थे। फॉर्मूला लगाते थे ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। याद आया आपको? वैसे ही ये हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन पर बिंदु ए से हमने एक लंब डाला हुआ है और ये हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं कि इस बिंदु से समतल कितनी दूर है, ये वो डिस्टेंस है। तो इसके लिए आप सभी को फॉर्मूला याद रखना है। देखिए समतल की इक्वेशन क्या है, r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d है। तो दूरी कितनी होगी? हाँ, एक काम और कर लेते हैं। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु A का स्थिति सदिश। हमने मान लिया कि मूल बिंदु के सापेक्ष ये जो दिया गया बिंदु है इसका स्थिति सदिश वेक्टर A है। तब बिंदु A से समतल की दूरी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर n माइनस d अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। ये फॉर्मूला रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। देखो ये जो जिस बिंदु से हमको दूरी चाहिए उस बिंदु का स्थिति सदिश बस आपको किसकी जगह लिख देना है? r की जगह। तो वेक्टर a हमको r की जगह लिखना है, d को इधर ले आना है। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर n माइनस d अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n लिख देना है। इससे डिस्टेंस निकल करके आ जाएगी। इसमें एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर अभी हमने ये लंब कहां से डाला है? बिंदु A से डाला है। बिंदु A से हम समतल की लंबवत दूरी निकाल रहे हैं। अगर हम मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी निकालते, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर से इधर गौर करें। अभी आप समतल की लंबवत दूरी कहां से निकाल रहे हैं? A से। इसलिए यहां पर एक r की जगह पर A का स्थिति सदिश आप लिखते हैं। बिंदु A से समतल की लंबवत दूरी निकालने में बिंदु A का स्थिति सदिश r की जगह पर लिखते हैं। अब हम कहां से दूरी निकाल रहे हैं? मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी निकाल रहे हैं। तो फिर r की जगह पर क्या लिखना चाहिए? मूल बिंदु का स्थिति सदिश। ये बात नहीं समझ में आई? जब आप इस बिंदु से समतल की लंबवत दूरी निकालते हो तो r के स्थान पर इस बिंदु का स्थिति सदिश लिखते हो। तो जब आप मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी निकालोगे तो r के स्थान पर मूल बिंदु का स्थिति सदिश लिखोगे। और अगर r की जगह पर मूल बिंदु का स्थिति सदिश इस जगह लिख दिया हमने तो ये टर्म क्या हो जाएगा? तब d की वैल्यू कितनी बन जाएगी? मॉड ऑफ माइनस d अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर n। और आप याद करें थोड़ा सा, जब आपको इस तरीके की इक्वेशन बताई गई थी r डॉट n कैप इज इक्वल टू d, तो हमने बोला था कि d क्या चीज है? एक कांस्टेंट है। अगर आप मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी में बदलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? मॉड ऑफ n से दोनों तरफ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर n से यहां भी डिवाइड किया, मॉड ऑफ वेक्टर n से यहां भी डिवाइड किया, और ये मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी आ रही थी तो मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी आ तो गई वही वाली। नहीं समझ में आया आपको? आप सोचोगे यहां तो माइनस है वहां माइनस नहीं है, तो मॉड भी तो है। मॉड माइनस को क्या कर देगा? हटा देगा, एलिमिनेट कर देगा। इस तरह से ये वैल्यू बच जाएगी d अपॉन, फिर से वही डिस्टेंस आ जाएगी। समझ रहे? तो कोई भी बिंदु होगा उससे समतल की लंबवत दूरी के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करा करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। इसमें एक चीज बेटा हमको और देखनी है कि अगर इस सिचुएशन पे समतल का कार्तीय रूप दिया गया होता तो क्या होता।
समतल का कार्तीय रूप कैसा होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ये समतल का कार्तीय रूप होता है। तो ये बिंदु है, ये समतल का समीकरण है। इस बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है, समतल की दूरी निकालनी है। उसके लिए फॉर्मूला आप लगाओगे मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। आप चाहो तो पूरे में एक साथ मॉड लगा लो और आप चाहो तो दोनों का मॉड अलग अलग लगा लो, ठीक है? ओ सॉरी, सी स्क्वेयर। अब देखो बेटा, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालते थे, आप दूरी निकालते थे, क्या सूत्र लगाते थे? ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस। वैसा ही इक्वेशन इसका है कि एक बिंदु से हम समतल पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल रहे हैं, तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या आप बता सकते हैं ए बी सी क्या चीज है? दिक अनुपात है। और ये ए बी सी दिक अनुपात है, वो x1 y1 z1 क्या है? इस बिंदु के निर्देशांक, जिस बिंदु से हमने इस पे लंब डाला है या जिस बिंदु से हम दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है? तो ये रहा आपका पूरा प्लेन का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आप इसको अच्छे से तैयार करो, जब इसको पढ़ो तो इसको अंदर से फील करके समझो, आपको समझ में भी आएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में इजीनेस भी रहेगी आपको। तो आज इतना ही रखेंगे मैथमेटिक्स में, चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।